बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज पीर 26 मई है। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये आपके होश उड़ा देगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इसने मेरे होश उड़ाए हुए हैं। पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन एक नई जंग का आगाज़ हुआ है और ये जंग है इंटेलिजेंस की दुनिया में। तहलका मचा हुआ है। डिफेंस इंडस्ट्री की दुनिया में इस वक्त एक खोज चल रही है। इस सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है कि रफ़ाल को गिराया तो गिराया कैसे, कोई इतना निकम्मा कैसे हो सकता है। इंडियन पायलट्स से आखिर क्या गलती हुई। दसॉल्ट एविएशन ने ऐसा जहाज़ बनाया जो 2001 से लेकर 2025 तक कहीं पर जंग में नहीं गिराया गया। आखिर ऐसा क्या था पाकिस्तान के पास या चीन के पास या पाकिस्तान और चीन दोनों के पास कि रफ़ाल जो है उसका एक एक्सीलेंट सीमलेस किल अचीव किया गया। ये वो सवाल है जो आने वाले शायद बहुत सारे सालों तक तड़पा कर रखेगा बहुत से लोगों को। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन अभी मुकम्मल नहीं है, इसमें कुछ ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है और उस जवाब को ढूंढने के लिए इस वक्त खोज चल रही है। और मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूँ ये मल्टीपल फाइटर पायलट से गुफ्तगू करने के बाद, वो लोग जो रडार को समझते हैं, वो लोग जो एविएशन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और जो जहाज़ों की जो एरोडायनामिक्स हैं उनसे उनकी समझ बूझ रखने वाले लोग हैं। फिर रडार का मैं मेंशन कर चुका, जो रडार की टेक्नोलॉजी ये कैसे काम करता है। और फिर जो लोग जो है ख़ास तौर पर सिग्नल इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बातें करने के बाद जो चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं है और शायद मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी उसमें शकूक व शुबहात रहें। आप अंदाज़ा लगाएं, बल्कि आप तसव्वुर करने की कोशिश करें कि आप एक जहाज़ में बैठे हैं, उसके कॉकपिट में बैठे हैं। वो 288 मिलियन डॉलर का जहाज़ है जो पाकिस्तानी रुपयों में 80 अरब 64 करोड़ रुपए बनता है। और आपके पास दुनिया का बेहतरीन रडार्स में से एक रडार, ऐसा रडार मौजूद है। मैं एक्सप्लेन करूंगा ड्यूरिंग द वीडियो ये रडार क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। और फिर आपके पास दुनिया का बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रा EW स्वीट। स्पेक्ट्रा EW स्वीट क्या करता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो इंडियन पायलट्स जो अपने तौर पर एक सेफ डिस्टेंस पर मौजूद थे, जो अपनी एयर स्पेस के अंदर मौजूद थे और इतनी दूर मौजूद थे कि वो कंफर्टेबल थे कि उनको कोई ना देख सकता है ना उनको कोई हिट कर सकता है। अचानक से आप अंदाज़ा लगाएं कि कॉकपिट में मौजूद स्क्रीन के ऊपर एक वार्निंग साइन अपीयर हो कि आप को हिट किया जा रहा है, आपकी तरफ एक मिसाइल बढ़ रहा है और आपके पास 9 सेकंड का वक्त है। उस 9 सेकंड में, चाहिए 9 सेकंड भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो जो ह्यूमन रिएक्शन टाइम है वो फास्टेस्ट जो आज तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है वो 101 मिली सेकेंड का है और 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। एवरेज अगर आप निकाल लें कि एक बहुत अच्छा ड्राइवर हो, माहिर ड्राइवर हो, कोई वीडियो गेम पर बैठा हुआ कोई बहुत तेज़ बच्चा हो या फिर मुख्तलिफ जो यानी कि मशीन्स ऑपरेट करने वाले लोग होते हैं, उनका जो फास्टेस्ट टाइम है रिएक्शन टाइम कि स्टिमुलस होना और स्टिमुलस के ऊपर रिएक्ट करना, ये 120 मिली सेकेंड्स में हो जाता है कि आप किसी चीज़ को देखते हैं, अचानक से आप ब्रेक अप्लाई कर देते हैं, या आप वीडियो गेम खेल रहे हैं और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आती है जिसको आपने हिट करना है, उसके लिए आपने कोई बटन दबाना है, तो वो आप 120 मिली सेकेंड्स में अचीव कर लेते हैं। लेकिन जब आप जहाज़ के कॉकपिट में बैठे हैं और आपको एक रैशनल डिसीजन लेना है कि आपकी तरफ एक मिसाइल बढ़ रहा है, आपके पास बेहतरीन रडार दुनिया का मौजूद है, आप ऐसे सेफ डिस्टेंस पे मौजूद हैं जहां पर आपको ये यकीन है कि आपको ना कोई देख सकता है ना आपको हिट कर सकता है, और फिर आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा किसी भी मिसाइल के आपकी तरफ बढ़ने की सूरत में, और जिसने ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना है। और उन 9 सेकंड्स में आपने डिसीजन ये लेना है कि मैं इन एवेसिव मेजर्स के ऊपर रिलाई करूं या फिर मैं इजेक्ट कर जाऊं। तो बहुत ही कम इम्कान है इस बात का कि आप इजेक्ट करेंगे एक ऐसी मशीन से जो कि 80 अरब 64 करोड़ का जहाज़ है, और अगर आपने एक दफ़ा उसे इजेक्ट कर लिया देन देयर इज़ नो कमिंग बैक।
उस जहाज़ का फिर मुकद्दर ये है कि वो जाएगा और जाकर गिरेगा और गिरकर तबाह हो जाएगा। तो आपको जब एज अ फाइटर पायलट ये ट्रेन ही नहीं किया गया, बताया ही नहीं गया, अब ये सारी कहानी 9 सेकंड के ऊपर घूमती है। मैं आपके सामने जो चीज़ें रखने लगा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए भी उतनी इंटरेस्टिंग है। जाहिर है कि मैं इस शोबे से तो ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन जब मैंने इसको कुरेदा, हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने पूछा, फिर इंटरनेशनल स्टडीज़ इसके ऊपर पढ़ी, उसकी बुनियाद पर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखने लगा। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मफरूज़े भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मज़ीद इन्फॉर्मेशन अभी सामने आएगी। लेकिन ये जो किल अचीव हुआ है रफ़ाल का, ये इसने शेक कर दिया है पूरी इंटेलिजेंस वर्ल्ड को, इसने पूरी दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को, इसने पूरी दुनिया के जो एयरफोर्स हैं, जो मिलिट्रीज़ हैं, और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन फ़िल वक्त इस 1, 2, 3 सवालात के इर्द गिर्द इस वीडियो में घूमेंगे कि सबसे पहले तो जो मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, एयर वाइस मार्शल, जो डिप्टी हेड ऑफ मिलिट्री एयर ऑपरेशंस थे पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक से ये कहा, ज़ाहिर है कि एक तो उनका बड़ा मशहूर जुमला है ना 6-0, जिसके ऊपर उनको बड़ा लाइक किया गया, मीम्स बनी, ये सब कुछ हुआ। लेकिन साथ में बहुत सारे लोग हैरान रह गए कि जब अचानक से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑडियो प्ले की गई, और वो ऑडियो जो है वो रफ़ाल में बैठे हुए पायलट की कम्युनिकेशन थी। इसका मतलब ये था कि अगर आपके पास एक पायलट की कम्युनिकेशन मौजूद है, वो जो गॉडजिला 4 वाली बात हुई थी, अगर आपके पास एक फाइटर पायलट की जहाज़ की इंटरनल कम्युनिकेशन मौजूद है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर 75 परिंदे फ़िज़ा में थे, अगर 75 फाइटर जेट्स फ़िज़ा में थे, तो अगर आपके पास एक की ऑडियो मौजूद है या 2 की कन्वर्सेशन मौजूद है जो आपने प्ले कर दी, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास तमाम के तमाम फाइटर पायलट्स की भी हो सकती है। ये कैसे अचीव हुआ? ये किसने करके दिया? कि अच्छा, अब ये इसके लिए इंक्रिप्शन कैसे होती है, इस सारे निज़ाम को समझाने के लिए मैं आई टेक हेल्प फ्रॉम द नोट्स दैट आई हैव टेकन। कि सबसे पहले तो जो पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान जो है वो ज़मीन से फ़िज़ा में जहाज़ पर बात करने के लिए जो साजो सामान इस्तेमाल करता है वो अमरीकी है, और उसकी एनक्रिप्शन बड़ी बेहतरीन है। उसको जो है वो हैक कर लेना, उस तक एक्सेस कर लेना, उसकी एनक्रिप्शन को तोड़ देना, उस कम्युनिकेशन को सुन लेना, बहुत मुश्किल काम है। जो इंडिया है, ग्राउंड टू एयर एनक्रिप्शन के लिए लगभग उसी मॉडल के ऊपर बनाया हुआ अपना सिस्टम इस्तेमाल करता है, और कुछ अमरीकी सिस्टम इस्तेमाल करता है जो अमरीकी साजो सामान है। अब इंडिया और अमेरिका का ज़ाहिर है कि एक बड़ा बेहतरीन किस्म का कोऑपरेशन भी है, तो वो इस्तेमाल करते हैं, वो भी यूएस डिज़ाइन पर मबनी है, उन्हीं की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो कम्युनिकेशन होती है जहाज़ों के दरमियान, वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। कि एक जहाज़ जो है वो निकला, एक ग्रुप है 4 का, एक सेट है 4 एयरक्राफ्ट का, उसमें एक कोई लीड कर रहा है, उसमें ग्रुप कैप्टन है, उसमें कोई विंग कमांडर है, स्क्वाड्रन लीडर है जो लीड ले रहा है उस ऑपरेशन में, और उसके साथ 3 जहाज़ और मौजूद हैं। जिन लोगों ने रेडियो इस्तेमाल किया, पुराने ज़माने का रेडियो जिसके ऊपर एक लट्टू लगा होता था, जिसको आप घुमाते थे एक चैनल से दूसरा चैनल, दूसरे से तीसरा चैनल, या जब आप अब गाड़ी में बैठकर अपने एयर कंडीशन को, उसकी स्पीड जो है उसकी ब्लोअर की, उसको बढ़ाते हैं, आप उसको चैनल 1 पे, चैनल 1 नहीं, आप उसको 1 पे लेके जाते हैं, 2 पर लेके जाते हैं, 3 पर, 4 पर भी ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उससे हवा जो है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। इसी तरीके से वो जो लट्टू है वो उसके पास लगा होता है जहाज़ में कम्युनिकेशन के लिए, उसके पास सिस्टम मौजूद है। ये मैंने एक मिसाल के तौर पर बताया कि उसने अगर बात करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ओपन चैनल है, जो ओपन चैनल है वो उसकी ग्रुप में मौजूद 4 जहाज़ों का, और नीचे ग्राउंड पर मौजूद जो स्टाफ है ग्राउंड पे, टावर है फॉर एग्ज़ाम्पल, उन तमाम से बात करने के लिए एक ओपन चैनल है, वहाँ पर होने वाली गुफ्तगू है। फिर उसके पास एक लट्टू है, उसको घुमाता है वो, और वो सिर्फ जहाज़ों में अमूमन इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ग्राउंड पे जो मौजूद लोग हैं उनको ऑन बोर्ड रखा जाता है, वो सारी कम्युनिकेशन सुन रहे होते हैं, उनको गाइड भी कर रहे होते हैं, उनको बता भी रहे होते हैं,
उनको मैनूवर्स का भी बता रहे होते हैं, उनको अटैक करने या ना करने का भी बता रहे होते हैं, बहुत सारी हेल्प कर रहे होते हैं। लेकिन फिर जाहिर है कि ऐसी कम्युनिकेशन भी होती है कि जहाँ पर एक जो टीम के अंदर लीडर मौजूद है वो चाहता है कि मैंने सिर्फ अपने बाएं जानिब मौजूद जहाज़ से बात करनी है, उसका भी चैनल है, दाएं जानिब या पीछे मौजूद जहाज़ से बात करनी है तो उसके चैनल्स भी मौजूद हैं। और इस सारी सूरत हाल में रफ़ाल एक ऐसा जहाज़ जिसको वर्चुअली देखा जाए, वैसे तो ज़ाहिर है कि कोई भी फाइटर जेट है वो हॉल्ट नहीं कर सकता, वो होवर नहीं कर सकता मिड एयर, यानी जिस तरह हेलीकॉप्टर जो है वो साकित हो जाता है, मुंजमद हो जाता है। लेकिन रफ़ाल की जो मनूवरेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि ये मिड एयर जाकर भी अचानक से इसका जो एंगल ऑफ अटैक है, अब एंगल ऑफ अटैक ये है कि जिसमें जो नोज़ की डायरेक्शन है जहाज़ की, कि अगर वो इस तरह होगा तो वो ज़ाहिर है कि इस एंगल के ऊपर 45 के एंगल पर जाएगा, ये 90 के नोज़ एंगल पर भी जाता है। और उसमें ज़ाहिर है कि इसके जो डेल्टा विंग्स हैं उनकी और जो इसमें मुख्तलिफ इसके सिस्टम्स मौजूद हैं, उससे ये अपना एंगल ऑफ अटैक 90 डिग्री पर करता है और फिर बिल्कुल अमूदी परवाज़ जो है वो ये करता है, जिसका मतलब ये है कि इसमें एक मोमेंट ऐसा आता है कि जिसमें ऐसा लगता है जैसे ये होवर कर रहा है या ये रुक गया है फ़िज़ा में, लेकिन वो बेसिकली टेक ऑफ करने के लिए पोजीशन ले रहा होता है एक एंगल ऑफ अटैक को 90 पर ले जाकर। अब ये एक्सप्लेन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये उसके बचने में बड़ा मुअव्विन साबित हो सकता था, ये भी और बहुत सारी और चीज़ें। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो सब कुछ हुआ, इसमें मैंने बहुत सारे लोगों से जिनसे बात की, उन्होंने कहा कि देखें ये जो भी कुछ हुआ है और इसके मुतल्लिक दावे आ रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े दावे हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमने भी पहले ना कभी देखी ना कभी सुनी। और बहुत सारे फाइटर पायलट्स ने तो मुझे ये बताया कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो प्रोपोजिशंस हैं, ये रफ़ाल जिस तरीके से गिरा है कि जिसको पढ़ाया भी नहीं जाता, जिसको एक आप जिस तरीके से एक फ़र्ज़ी सिचुएशन तसव्वुर करते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करें, इस तरीके से भी इसको शायद डिस्कस नहीं किया जाता। कुजा ये कि आप इनको जंगी मशकों में इस्तेमाल करें। और फिर उन्होंने कहा कि इससे एक परफेक्ट किल अचीव कर लेना, दैट्स माइंड ब्लोइंग। इसने सबको हैरान कर दिया, वर्ता हैरत में मुब्तला कर दिया है कि ये कैसे हुआ। अब इसमें जो है वो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखने लगा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब ये जहन में रखिएगा कि जो रफ़ाल है, ये जो हमारा ये जो ऑपरेशन था, इसमें रडार्स इस्तेमाल हुए, इसमें जैमर्स इस्तेमाल हुए, एक्टिव पैसिव दोनों तरह के। और जो रफ़ाल फाइटर जेट है उसमें बैठा हुआ पायलट, एक तो ये कि वो अपने तौर पर एक सेफ़ डिस्टेंस पे मौजूद है जहाँ पर J-10C का रडार उसको नहीं देख सकता, टेक्निकली नहीं देख सकता। बियॉन्ड विजुअल रेंज दुनिया का मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा जो है वो ये फ़ाइट था जो फ़िज़ा में जो है वो लड़ाई हुई। और वो इतनी रेंज पर मौजूद है। अब ज़ाहिर है कि J-10C में और फिर जो PL-15 मिज़ाइल इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इसके एक्सपोर्ट वर्शंस जो हैं वो थोड़े से लिमिटेड हैं। जो PLAAF यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एयरफोर्स है, जिस तरीके से लॉकहीड मार्टिन जो जंगी साजो सामान बनाता है, जो अमेरिकन नेवी सील्स को प्रोवाइड करता है, जो अमेरिका की अपनी अफवाज की सर्विस में आता है, वो मुख्तलिफ है। उसमें स्पेक्स ज़्यादा होते हैं, उसमें टेक्नोलॉजी, यानी कि ब्लैक हॉक का जो वर्शन जो दुनिया में वो किसी को मुल्क को बेचेगा, किसी अपने इत्तहादी को बेचेगा, उसमें वो स्टेल्थ नहीं होगा, उसमें वो ऑप्शंस नहीं होंगे जो अमेरिका के अपने इस्तेमाल में, ताकि अपना एक एज रहे। इसी तरीके से जो चाइना है उसके जो मिज़ाइल की रेंज है PL-15 की या J-10C में जो रडार्स हैं, वो ज़ाहिर है कि वो अपने लिए जो बनाता है वो बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट होते हैं, जो दूसरे ममालिक को भेजता है वो उस तरीके से नहीं होते। तो ये कुछ मिसकैलकुलेशंस हैं जो बहुत सारे लोगों की शायद दूर हो गई हैं, या मिसकंसेप्शंस के पाकिस्तान को भी जो मिज़ाइल मिला उसकी रेंज वावा किस्म की थी, ज़बरदस्त थी, और जो J-10C है वो भी कोई ऐसा था, और फिर उड़ाने वाले ऐसे थे कि उन्होंने कमाल कर दिया। लेकिन उसमें हुआ कैसे कि जो रफ़ाल के कॉकपिट में बैठा हुआ पायलट है उसको ये पता है कि मेरे पास दुनिया का बेहतरीन रडार जो है वो मौजूद है, रडार सिस्टम मौजूद है। ऐसा रडार सिस्टम वो रडार है जिसको अगर आप सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि अमूमन रडार्स में 2, 4, 6, 8, 10 एंटेनास जो हैं वो होते हैं, या एक एंटेना होता है।
जो अपनी तरफ आते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ख़तरात उनको नोट करता है, या फिर टारगेट्स जो हैं जिनको उस कॉकपिट में बैठे हुए पायलट ने ट्रेस आउट करना है। इसमें 1000 से ज़ायद एंटेनाज मौजूद हैं जो मल्टीपल टारगेट्स जो हैं वो एक ही वक्त में, उनको सेंसर्स मौजूद हैं ऐसे जो ट्रेस कर रहे होते हैं, और उसकी स्पेसिफिकेशन, थ्रेट लेवल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ रही होती हैं। और उसी की बुनियाद पे कोई भी थ्रेट है वो थ्रेट बड़े आराम से डिटेक्ट होने के बाद जो स्पेक्ट्रा EW सिस्टम है, अब स्पेक्ट्रा EW स्वीट या स्पेक्ट्रा EW सिस्टम ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है इसकी, कि आपकी तरफ एक मिसाइल आ रहा है, आप लॉक हुए हैं, आपको पता चला है इसने ऑटोमेटिकली ऑन होना है, या फिर पायलट ने इसको खुद भी ऑपरेट कर सकता है। और उस सूरत में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है इसमें ये करता है कि ये डिकॉय क्रिएट करता है, ये हीट के जो सिग्नेचर्स हैं वो हवा में क्रिएट करता है। जिस तरीके से आप यूँ समझें कि एक रफ़ाल जेट ओरिजिनली फ़िज़ा में मौजूद है और ये उसी जगह पर जब मिसाइल आ रहा है इसको अटैक करने के लिए, और उसके पास अच्छा मार्जिन है 20 सेकंड का, 25 सेकंड का, 30 सेकंड का, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी रेंज से कितनी मार्क स्पीड के ऊपर इसको फायर किया गया है मिसाइल को, उसके पास इनफ टाइम है कि वो हीट सिग्नेचर्स क्रिएट करेगा, एक फ़र्ज़ी रफ़ाल या टारगेट, फ़र्ज़ी रफ़ाल तैयारा क्रिएट कर देगा फ़िज़ा में, डिकॉय जिसको कहा जाता है। जिस तरीके से शिकारी जो हैं वो शिकार पकड़ने के लिए एक कबूतर जो है उसको बिठा देते हैं और वो कबूतर मैदान में बैठा होता है, उसको देख के शिकार करने के लिए कोई शिकारी परिंदे आते हैं और फिर उनका शिकार जो है वो किया जाता है, उसको डिकॉय कहते हैं। अब ये डिकॉय क्रिएट करना, हीट सिग्नेचर्स फ़िज़ा में क्रिएट करना इस स्पेक्ट्रा EW सिस्टम के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि वो ये क्रिएट कर सकता है, और आने वाला मिसाइल ये समझ करके यही मेरा टारगेट है उस हीट सिग्नेचर के ऊपर जाकर ब्लो अप कर जाता है। जिसका मतलब ये है कि ये एक बेहतरीन निज़ाम है जो, और फिर रफ़ाल मल्टीपल 40 कम से कम टारगेट जो है साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में अपनी तरफ बढ़ते हुए या ज़मीन पर या फ़िज़ा में मौजूद 40 टारगेट्स को एक ही वक्त में, यानी एक पलक झपकते में ये एंगेज कर सकता है। अब यही इसी वजह से ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया कि फिर हुआ तो कैसे हुआ, ये कैसे अचीव कर लिया कि जो अपनी तरफ आते हुए बढ़ते हुए 40 टारगेट्स को एक वक्त में ऑटोमेटिकली जाकर एंगेज कर सकता है। उस तक एक ही मिसाइल आया और उस मिसाइल ने उसको हिट भी किया और उस मिसाइल ने उसको जहाज़ को तबाह भी कर दिया कि फ़िज़ा में एक धमाका हुआ, बूम, और फिर वो गॉडजिला 4 कहाँ गया हमारा जहाज़। और उसके बाद की कहानी उससे भी ज़्यादा जो है वो होश उड़ा देने वाली है। अब इसमें मैंने ज़ाहिर है कि कुछ वो कहा कि फेक सिग्नेचर्स जनरेट करता है। अब ये सारा हुआ कैसे, ये अचीव कैसे हुआ, क्या इसमें चीन की बहुत ज़्यादा हेल्प थी? इस सवाल का जवाब मेरे पास भी मौजूद नहीं है और शायद इसके ऊपर सिर्फ थियरीज़ ही रहेंगी कि चाइना की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी। चाइना के साथ पाकिस्तान ने ट्रेनिंग की है, जो ज़ाहिर है कि जिस तरीके से रफ़ाल फाइटर जेट्स इंडियन पायलट्स को मिले तो उनकी ट्रेनिंग किन्होंने करवाई? फ्रेंच पायलट्स ने करवाई। इसी तरीके से पाकिस्तान और चीन के दरमियान जब ये ताउन मौजूद है, पाकिस्तान चीन से ख़रीद रहा है, तो वो ऑपरेट करने के लिए भी बताते हैं कि भाई ये इसको ऑपरेट कैसे करना है। हमारी फ़िज़ाई मशक़ें होती हैं शाहीन के नाम से, मल्टीपल मशक़ें होती हैं, और इसमें भी इसको अचीव करना कि ये कैसे हुआ, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सबसे पहला सवाल तो ये कि इसमें जैमिंग भी हो रही थी, लेकिन रफ़ाल ख़ुद भी जैमिंग करता है। अगर अब एक मिसाइल उसकी तरफ आ रहा है, ज़ाहिर है कि वो मिसाइल किसी चीज़ को ढूंढने आ रहा है और उसको जैम करना, उसकी कम्युनिकेशन बैक एंड पे उसको जो रडार कंट्रोल कर रहा है उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन तोड़ना, ये भी रफ़ाल के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर जो थियरीज़ हैं और जो इन्फॉर्मेशन है, अब उन दोनों में ज़रा कहीं मिडल में चलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि और इसके ऊपर तो खैर इन्फॉर्मेशन आ भी चुकी कि रफ़ाल फाइटर जेट को डिटेक्ट करने वाला, ट्रेस करने वाला रडार कोई और था, वो फ़िज़ा में मौजूद था। एवैक्स था फॉर एग्ज़ाम्पल, वो फ़िज़ा में मौजूद था, उसने रफ़ाल को डिटेक्ट किया, उसने रफ़ाल की लोकेशन बताई,
रफ़ाल का प्रिसाइज कि वो किस जगह पर मौजूद है, वो J-10C फ़िज़ा में मौजूद था, उस तक ट्रांसफ़र हुआ और J-10C ने मिज़ाइल फ़ायर किया और वो फिर मिज़ाइल जाकर उसको लगा और वो जहाज़ तबाह हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि J-10C ने जो मिज़ाइल फ़ायर किया उसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर सका, पता क्यों नहीं चला कि मैं लॉक हो गया हूँ। और बहुत से इवेसिव मेजर्स हैं जो वो ले सकता था, वो भाग सकता था, वो निकल सकता था, उसका EW स्वीट जो है, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, वो उसको काउंटर कर सकता था। ये वो सारे सवालात हैं, ये जो गुत्थी है कि ये हुआ कैसे। इसमें फिर मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि ये बड़ा ही हैरानकुन मार्का है जो पाकिस्तान ने अचीव किया। और इसमें ख़ास तौर पर जो सबसे दिलचस्प बात ये है कि जो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी नज़र आती है कि जो J-10C जिसने PL-15 मिज़ाइल फ़ायर किया उसने रफ़ाल को लॉक करके फ़ायर नहीं किया। दैट वाज अ ब्लाइंड फायर। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई आस्क्ड मल्टीपल पीपल कि ये ब्लाइंड फायर का क्या मतलब है और ये कैसे ब्लाइंड फायर, तुक्का मार दिया, इतनी बड़ी फ़िज़ा आपके सामने मौजूद है, आपने तुक्का मारा और वो तुक्का जाकर लग गया, ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। तो वो फिर कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन जो अभी तक मेरे तक आई है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्सप्लेनेशन ये है कि रफ़ाल जो है वो जो फायर किया था, जो ब्लाइंड फायर किया था, वो एक ख़ास डायरेक्शन में किया था और उसको जो डायरेक्शन मिली थी कि आपने बस यहाँ पर इस एंगल के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर, इस जानिब जो है वो आपने फायर कर देना है और आपने रफ़ाल को लॉक नहीं करना। और रफ़ाल अगर लॉक होता तो जैसे ही J-10C उसको लॉक करता, फौरी तौर पर रफ़ाल को पता चल जाता कि मुझे लॉक कर लिया गया और उसके पास फिर एम्पल टाइम होता कि वो 25-30 सेकंड जो है वो बड़े आराम से उसको मिल जाते, 25 से 30 सेकंड, और उसमें वो एवेसिव मेजर्स ले सकता था। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि रफ़ाल से J-10C से PL-15 मिज़ाइल ब्लाइंड फायर होता है, एक रडार सिस्टम से वो फायर होता है और फिर उसकी स्मूथ सीमलेस ट्रांजिशन होती है, स्विचिंग होती है एक दूसरे रडार सिस्टम में, जिसको एक और प्रोबेबली J-10C ही कंट्रोल करता है। यानी कि जब वो 50 किलोमीटर के रेडियस में पहुंचता है रफ़ाल फाइटर जेट के, जब उसकी स्पीड के एतबार से 9 सेकंड्स का वक्त होता है कि 9 सेकंड्स में अगर इस स्पीड से आएगा तो 9 सेकंड्स में ये रफ़ाल को हिट करेगा और रफ़ाल डाउन हो जाएगा। ये वो वक्त होता है जिस वक्त दूसरा रडार सिस्टम इस PL-15 मिज़ाइल को ऑपरेट करता है, इसको डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स रफ़ाल। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है जिसकी खोज में ज़ाहिर है कि सारे लगे हुए हैं कि ये जब 50 किलोमीटर के रेडियस में भी आ गया, चलें 9 सेकंड्स वर नॉट इनफ कि एक ऐसा पायलट जिसने कभी ऐसी सिचुएशन देखी, क्या थ्योरी में भी नहीं पड़ी, सोची भी नहीं थी, उसके लिए ज़ाहिर है कि ये एक मुश्किल हो गया कि 9 सेकंड्स में वो ये कैसे फ़ैसला कर ले कि मैं 80 अरब 64 करोड़ का 288 मिलियन डॉलर की मशीन जो है उसको इजेक्ट कर जाऊं, उसे छोड़ जाऊं और वो बस फ़िज़ा से फिर एक कटी हुई पतंग की तरह डोलती हुई गिरे जहाँ पर गिरनी है। ये फ़ैसला यकीनन इस पे एक रैशनल डिसीजन लेना एक बहुत मुश्किल काम था। उसको कम से कम 15 सेकंड का, 12 से 15 सेकंड का वक्त मिलता तो शायद वो एक रैशनल डिसीजन ले पाता, उसको अंदाज़ा होता कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। मैंने EW सिस्टम का, अपने स्पेक्ट्रा का इंतज़ार करना है, मैंने इवेसिव मेजर्स लेने हैं, मैंने एंगल ऑफ अटैक 90 पर ले जाकर जहाज़ किसी और जानिब ले जाना है, या फिर वो सरप्राइज़ हो गया बिल्कुल। और यही वजह है कि हमारी जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है मुख्तलिफ़ सोर्सेज से, उनसे यही है कि जैसे ही रफ़ाल गिरे हैं उसी वक्त फ्रेंच इंटेलिजेंस ने, दसॉल्ट एविएशन ने, सर्विस प्रोवाइडर ने बेसिकली इंडिया को कहा कि आप फौरी तौर पर अपने रफ़ाल पीछे ले जाएं, ग्राउंड कर दें, लेट अस अंडरस्टैंड, हमें समझने दें कि ये हुआ क्या है, ये कौन सी लीकेज थी जिसको पकड़ लिया गया है। एक ऐसा फायर, यानी समझ आता है कि दो जहाज़ आमने सामने हो, डॉग फाइट हो, और उसमें एक जहाज़ दूसरे जहाज़ को ओवर पावर कर दे, उसकी मनूवरेबिलिटी ज़्यादा हुआ, आप विजुअल रेंज में मौजूद हैं,
दूसरा जहाज़ आपके सामने मौजूद है, आपका पायलट निकम्मा निकला। ये कैसे हुआ कि इतनी दूर से जो है वो फायर किया गया, इतने बियॉन्ड विजुअल रेंज में ये फायर हुआ और उसको इस तरीके से अचीव कर लिया गया। अब सवाल इसमें यह है कि क्या जो स्पेक्ट्रा EW सिस्टम है, क्या उसको हैक कर लिया गया था, उसको जैम कर दिया गया था? क्या ऐसा रडार जो है AESA रडार जो है, उस रडार को जैम कर दिया गया था, उसको नकारा बना दिया गया था, या वो काम नहीं कर रहा था? आखिर नहीं पता चला तो क्यों नहीं पता चला? तो अभी तक जो प्रोबेबिलिटी है, और इसमें ज़ाहिर है कि सवालों के जवाब मिलेंगे, हाँ, लोगों तक, आम पब्लिक तक ना आए, लेकिन ज़ाहिर है कि दसौलत एविएशन ऐसे आसानी से इंडिया की जान नहीं छोड़ेगी। वो आएंगे, वो आकर उनके तमाम जहाज़ों से, पायलट से, उनको ट्रेन करने वालों से इंटरव्यू करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, हमारी मशीन इतनी बेहतरीन जो हमने बनाई थी उसको किस तरीके से तुमने तबाह करवा दिया, या पाकिस्तानियों ने या चीनियों ने ऐसी कौन सी जो है गिद्दड़ सिंगी पाल ली कि उन्होंने ऐसा लूप होल तलाश कर लिया जिससे इसको गिरा दिया जाए। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट $288 मिलियन, दैट्स जस्ट द मशीन। वो जो जहाज़ है इसका तो पूरा पैकेज होता है, इसकी मेंटेनेंस होती है, इसका ग्राउंड स्टाफ होता है, इसका पायलट होता है, इस पायलट की ट्रेनिंग होती है, उसको चलाने के लिए फिर बैक एंड के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर, और इस तमाम में बेपनाह मज़ीद पैसा जो है वो लगता है। बहरहाल ये जो सब कुछ हुआ कि एक ऐसा काम कर दिया जाना कि जिसकी ग्राउंड टेस्टिंग नहीं हुई, जिसको एक्सरसाइजेज में प्रैक्टिस नहीं किया गया, जिसको उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया। और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी यूँ समझें कि कम इल्मी का ज़रूर इजहार कर दूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसके ऊपर मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकूँ, या मैं एक बहुत अच्छा जज हूँ कि मैं इसके ऊपर बहुत ही फाइनलिटी के साथ बात कर सकता हूँ। अलबत्ता जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने इस वक्त तक रखी है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल लोगों से बात करने के बाद, जिनमें फ़ाइटर पायलट्स शामिल हैं, जिसमें इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस के लोग शामिल हैं, जिसमें यानी सिग्नल इंटेलिजेंस हमारे जो इस मामले को समझते हैं, और फिर जो रडार्स को समझते हैं, जो जहाज़ों को, जो एरोडायनामिक्स को समझते हैं, मुख्तलिफ जहाज़ों के बारे में जिन्होंने स्टडी किया हुआ है, और फिर कुछ रिसर्च आर्टिकल्स और पेपर्स हैं, वो पढ़ने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है। ये वो सवाल है जो चुभ रहा है, इस वक्त मौजूद है। इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी, और कोई और इसके ऊपर ऐसी चीज़ सामने आती है, आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू। मैं इसके ऊपर ज़रूर मज़ीद काम करूँगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त जो तहलका मचा हुआ है, इसमें चाइना के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जो एक्सीलेंस पाकिस्तान ने अचीव की है, जो पाकिस्तान ने इस वक्त एक स्पेक्टेकुलर शो सामने रखा है जिसने पूरी दुनिया को शेक कर दिया है, इसके ऊपर मज़ीद जो है वो गुफ्तगू इंशाल्लाह चलती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।